Okay, so hello everyone. Welcome to yet another session of Emmet Set series. Welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom. First of all, I would like to tell you that we have already completed previous 4 parts from the series, right? So 4 parts I have taken live on YouTube platform. This is going to be the fifth session or fifth part for Emmet Set series for paper 2 commerce, right? So basically आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम और ये होगा हमारा मार्च 2023 का जो पेपर था एमएच सेट का, हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51. जो टिल क्वेश्चन नंबर 50 हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं वीडियोस, राइट? तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है? आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51. नाउ question number 51 says कि dash is a technique for planning and controlling complex projects and for scheduling the resources required for such projects. कहते हैं इनमें से वो टेक्निक बताइए जिससे हम अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनको स्केड्यूल करते हैं. कैन आई से कंपटीशन एनालिसिस जो है उसमें हम प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो नहीं करते. क्या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग या कंट्रोलिंग में कंपटीशन एनालिसिस आता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क एनालिसिस. क्या आप सभी ने नेटवर्क एनालिसिस में ये सुना है, पर्ट एंड सीपीएम? आई होप आप अपनी ग्रेजुएशन में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट? तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक था नेटवर्क एनालिसिस. यहाँ पर देखिए, नेटवर्क एनालिसिस होता है जिसमें कई तरह की टेक्निक्स, कई तरह के मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जिससे हम अपने जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली ख़त्म करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनकी प्लानिंग, राइट, और उनको टाइमली कैसे कंप्लीट करें, हम वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं. इसमें सबसे आपने पढ़ी होगी पर्ट एंड सीपीएम क्रिटिकल पार्ट मेथड एंड प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सॉरी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. फाइनेंशियल एनालिसिस तो आएगा ही नहीं क्योंकि मनी रिलेटेड यहाँ पर किसी भी चीज़ की बात नहीं हुई है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को आसान बनाने यानी कि उसकी प्लानिंग और स्केड्यूलिंग की बात की गई है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस, राइट? आई हैव अटैच्ड दिस स्लाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. Question number 52. Dash is based upon the assumption that the man is a rational being and will try to maximize his payoff. इसमें से हमें वो मोटिवेशन की थ्योरी चूज़ करनी है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैन एक रैशनल बीइंग है. रैशनल मतलब एक समझदार पर्सन है, राइट? एंड विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज पे ऑफ मतलब वो अपने रिटर्न या अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने का उसका एम रहता है. तो ये कौन सी मोटिवेशन थ्योरी का क्या होता है, एम होता है? अगर मैं बात करूँ मैस्लो मॉडल, वो तो नीड बेस्ड थ्योरी है, राइट? क्या नीड बेस्ड थ्योरी के बारे में यहाँ कुछ दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. लिकर्ट फोर सिस्टम मॉडल में हमारा बेनेवोलेंट, अथॉरिटेटिव, पेट्रोनलिस्टिक, ये वाले 4 सिस्टम मॉडल थे, राइट? कि हाउ वी हैव टू, हम अपनी टीम या अपने लोगों को कैसे मैनेज करें, राइट? 4 सिस्टम मॉडल, इसमें भी ये बात नहीं की गई. आउचीज थ्योरी जेड, ये विलियम आउची की थ्योरी जेड थी, ठीक है, जो जापानीज़ और अमेरिकन मॉडल के कॉम्बिनेशन की बात करता था, राइट? जिसमें कस्टमर की लॉयल्टी, इनफॉर्मल एक्सेट्रा ऐसी बात करते थे. इसका जो सही आंसर है वो है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. क्यों व्रूम? क्योंकि जो विक्टर व्रूम थे, ये एक्सपेक्टेंसी मॉडल किसने दिया था? विक्टर व्रूम ने. विक्टर व्रूम ये कहते थे कि उन्होंने ये अजम्पशन ली थी, ध्यान से सुनिए, कि पीपल विल चूज़ टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन.
ओके, ये इजम्पशन पे ये थियोरी वर्क करती है. दिस मीन्स दैट पीपल विल बिहेव इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द बेस्ट आउटकम और रिवॉर्ड. आपने सुना होगा कि विक्टर व्यूम की थियोरी में इंस्ट्रूमेंटालिटी, रिवॉर्ड, बेनिफिट, इन सब की बात होती थी, इन रिवॉर्ड की बात होती थी. वो कहते थे कि एक पर्सन जो है वो उसी तरीके से बिहेव करता है या उसी तरीके से एक्शन लेता है जिस तरीके से उसे पता हो कि इस पर्टिकुलर एक्शन से मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड या मेरा पसंदीदा रिवॉर्ड. तो यहाँ पर सीधा सीधा यही तो हिंट हो रहा है कि द पर्सन, द कैंडिडेट, द एम्प्लॉय, ही ट्राइज टू बिहेव इन सच अ वे जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो. ठीक है, ये देखिए लास्ट लाइन पढ़िए. मोर एन एम्प्लॉय वैल्यूज़ द आउटकम. एम्प्लॉय जितना उस आउटकम को, उस रिज़ल्ट को वैल्यू करता है, अगर वो कहता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, ठीक है, और उसके एम्प्लॉयर ने कहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसका मनचाहा रिवॉर्ड उसे मिल रहा है, तो वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए मोटिवेटेड होगा या उतना ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगा उसको अचीव करने के लिए. राइट. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी. राइट. तो इसका करेक्ट आंसर है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको पिछले 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यू कैन पुट योर डाउट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. ओके, we are given 4 options: job analysis, job description, job rotation and regression analysis. यहाँ पर सीधा सीधा जो हम देख सकते हैं, अगर प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जॉब एनालिसिस की जो टेक्निक होती है, ठीक है, उसमें हम जॉब की एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट 2 कंपोनेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. राइट. यहाँ पर सिर्फ जॉब की बात हो रही, जॉब डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट इज़ द जॉब. ठीक है, व्हाट इज़ द जॉब, जॉब टाइटल क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस एक्सेट्रा, यहाँ पर जॉब की बात होती है. जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब होल्डर के स्किल्स की बात होती है. ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है ना जॉब एनालिसिस की, ये क्वालिटेटिव होती है. ठीक है, और ये तो इसका पार्ट आ गया डिस्क्रिप्शन. जो जॉब रोटेशन क्या होती है, जॉब रोटेशन का मतलब है कि जब आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पर क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंट में क्या हो, मैनेजर हो. ठीक है, तो आपकी उस मोनोटनी को, उस काम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ताकि आप बोर ना फील करो, ठीक है, आपको जॉब मंडेन ना लगे, बोरिंग ना लगे, तो वो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट पे, मैनेजरियल पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में. ठीक है. राइट. तो ए बी सी तो आपके क्या है, क्वालिटेटिव है. लेकिन जो डी है, रिग्रेशन एनालिसिस, आई होप स्टूडेंट्स यू नो अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस, जहाँ पर हम कॉज और इफ़ेक्ट की बात करते हैं. कहने का मतलब एक वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्वांटिटेटिव तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं. बाकी ये सारे क्या है, क्वालिटेटिव है. राइट. इसका आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि जब आपने ग्रेजुएशन में आपका, जब आपने इकोनॉमिक्स की होगी तो उसमें आपने, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स की होगी तो स्टैट्स में भी आप रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे. राइट. एक्स और वाई वाली इक्वेशन लेके. राइट. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 54. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वॉज डिवाइज्ड बाय. इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया था. सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वॉज गिवन बाय, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय एरिक बर्न. राइट. एरिक बर्न सर ने हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी दी थी, जिसको हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं. ऐसी थ्योरी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, सोशल इंटरैक्शंस की. हमने जो भी बातचीत है, यानी कि जो भी इंटरैक्शंस हैं, कम्युनिकेशन है, उनको किस चीज़ का नाम दिया था, ट्रांजैक्शन का नाम दिया था.
राइट। सो यहाँ पर हम लोगों के कम्युनिकेशन या किस तरीके से वो बात कर रहे एक दूसरे के साथ, उसके बारे में हम क्या करते थे, एनालिसिस करते थे विद द हेल्प ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 ईगो स्टेट्स। कौन कौन सी 3 ईगो स्टेट्स की इसमें बात होती थी? एक एक होती थी पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो, राइट। और बाकी ये जो हमारे एक मिनट दिए गए हैं नाम, ये आपके उनके रिलेटेड है। हर्सबर्ग सर ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, यस, 2 फैक्टर थ्योरी। मैस्लो सर ने भी ऑफ कोर्स आपकी नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, और मैकलेंड ने भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, राइट। एरिक बर्न सर जो हैं उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी दी थी, राइट। I hope the question is clear. Question number 55. Which of the following is not required for determining the organization structure? I hope सभी ने organization structure देखा होगा, ठीक है। टॉप पे आपके बॉस या यू कैन से CEO या VP, कुछ भी ले लीजिए, टॉप मैनेजमेंट आती है। उसके बाद नीचे आपके मैनेजरियल हेड्स आते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपका सुपरवाइजरी लेवल आता है। ये आपका एक बेसिक सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, राइट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मिडल लेवल और ये लोअर लेवल, राइट। अब वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए, राइट, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज़ मेक अ पॉइंट, नॉट का क्वेश्चन पूछा है। तो कहते हैं कि आपको एक्टिविटी एनालिसिस कहते करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक्टिविटी एनालिसिस ज़रूर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी एनालिसिस मतलब कि कौन कौन से टास्क या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कैरी आउट करोगे, ये देखना तो पड़ेगा ना। उसी हिसाब से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, डिटर्मिन करेंगे, राइट। डिसीजन एनालिसिस मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, राइट। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को डिटर्मिन करने के लिए कौन डिसीजन देगा, कौन किसके ऊपर है, राइट, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, राइट। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट भी रिफ्लेक्शन एनालिसिस। अगर आप रिफ्लेक्शन का आपको मीनिंग पता हो तो उसका मतलब होता है टू थिंक, राइट। तो रिफ्लेक्शन एनालिसिस का मतलब है कि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सोचना या ये देखना कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं या जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो ठीक है हमारी डे टू डे वर्किंग के लिए या नहीं। लास्ट ऑप्शन इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं आता, ठीक है। डिमांड एनालिसिस ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। हम डिमांड एनालिसिस क्यों करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड पॉइंट आ गया, ठीक है। Next is 56th question. Which one of the following is the qualitative technique of manpower planning? अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में we understood what is the quantitative technique. यहाँ पर हमें qualitative निकालनी है। तो can I say it is such an important कह रही हूँ, it is such an easy question. Can I say पिछले क्वेश्चन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जॉब एनालिसिस जो है वो आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक है, ये हमारी क्वांटिटेटिव है। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड एनालिसिस है ये भी हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक है। टाइम एंड मोशन स्टडी ये सभी क्वांटिटेटिव है, जॉब एनालिसिस आपकी क्वालिटेटिव है, राइट। तो आई गेस दिस क्वेश्चन वाज एन इजी वन। क्वेश्चन नंबर 57। आई होप पिछले क्वेश्चंस जो हैं वो सभी को समझ में आ गए होंगे। Now, dash tests are used for recruitment of individual for jobs demanding experience, transfer, promotion of existing employees and training process. कहते हैं इनमें से हम कौन सा टेस्ट यूज़ करें, which is useful for what? जब आपने अपने जो भी इंडिविजुअल को रिक्रूट किया है ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए,
एक बात सोचिए, आप किसी को प्रमोट कर रहे हो या आप किसी को एक अच्छी पोजीशन दे रहे हो, उसको ट्रांसफ़र दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, एक अच्छी पोजीशन पे, तो आप उसको तभी करोगे जब आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होगा कि यस, इस बंदे ने, इस पर्सन ने, इस एम्प्लॉई ने अच्छा काम किया है, रिजल्ट्स दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू promote him, या on the basis of that I have to assign him to a particular training या कोई सर्टिफिकेशन, एक एनीथिंग, राइट, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स करवाना पड़ेगा या कुछ भी। तो इसमें से वो कौन सा टेस्ट है, सोच कर देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए कि आपको क्या लग रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अचीवमेंट टेस्ट, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट की मदद से हमें पता चलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है अभी तक, किस तरीके से उसने काम किया है, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्वियसली व्हाट ही हैज़ अचीव्ड एंड उसने कैसा परफॉर्म किया। बाकी बी, सी और डी ध्यान से देखिए, ये आपके जब आपने जॉब में बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए ये होते हैं, ठीक है ना, ये आपके परफॉर्मेंस को, या अगर आपको प्रमोशन चाहिए या ट्रांसफ़र के लिए, तो ये टेस्ट हम वहाँ पर नहीं, हम यूजुअली रिक्रूटमेंट के टाइम पर, जैसे ये देखो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पावर एंड स्पीड टेस्ट। आपने देखा कोई जॉब होती है, जैसे स्टेनो की जॉब हो गई या कोई भी जॉब होगी, वहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी इतने वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, कुछ ऐसे, राइट। तो ये कब होती है, जब वो आपको रिक्रूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। नाउ दिस इज अ गूगली क्वेश्चन। क्यों मैं गूगली क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने 2 बार नॉट लगा दिया। अब इसको कैसे डिसाइफर करें, कहते हैं डैश इज़ नॉट, नहीं है एग्जाम्पल किसका, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का, मतलब हमें इसमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वाला आंसर नहीं निकालना। तो मतलब कौन सा निकालना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव वाला। अगर अभी जो मैंने कहा उसको समझने में दिक्कत आई तो नॉट और नॉन को काट दो, क्या बना, इसमें से बताइए विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, वही बात हो गई, राइट। चलिए, तो क्या इसमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा हुआ, इम्प्रूव्ड एटीट्यूड, ये तो नॉन फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप नॉन फाइनेंशियल, जॉब इनरिचमेंट की बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल, पे ये आपका सीधा सीधा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसे से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। ये जैसा इन्होंने नॉट और नॉन वाली चीज़ कही है, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट ये गलत हो सकता था अगर हम इसको अच्छे से ना पढ़ें, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। Dash is undertaken to ensure that capable managers are available to fill the vacancies resulting from promotion, रिटायरमेंट, डेथ, रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफ़र। वो कह रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस अंडरटेक किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास केपेबल यानी कि एबल मैनेजर्स अवेलेबल हों आने वाली वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। वो कौन सा प्रोसेस है, इसका नाम, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए, आई हैव एडेड अ स्लाइड। कहते हैं कि आने वाले टाइम में, ध्यान से सुनिए, आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसीज होंगी, ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन 2-3 साल बाद रिटायर होने वाला है, तो इसकी जगह कौन लेगा, ठीक है, या इस पर्सन को हमने दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना है तो इसकी जगह कौन लेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में वैकेंसी आने वाली है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं कि कल को आने वाली वैकेंसी के लिए हम आज से ही क्या कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको तैयार करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाइज एंड डेवलप फ्यूचर लीडर्स इंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ की रोल्स एंड अलाइनिंग विद बिजनेस गोल्स। उनको पहले से ही तैयार करना,
किसके लिए? कल को आने वाली वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 60th and the last question from business management and HRM unit. Which of the following is not, again not, एमएच सेट ने नॉट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। नॉट, नॉन, एक क्वेश्चन में 2 बार ही नॉट यूज़ कर दिए। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट या स्ट्रक्चर नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर कोई प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ या जो हम अपने कलीग्स के साथ बनाते हैं, जैसे हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन, ठीक है, इकट्ठे बैठ गए, राइट, गॉसिप कर ली, एक्सेट्रा काइंडा। तो अब इसमें से कहते हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इसमें से कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा उसको टिक कीजिए। ग्रुप नॉर्म्स, ऑब्वियसली वी आर इन अ ग्रुप तो कुछ नॉर्म्स होंगे, ठीक है। ग्रुप रोल्स, अच्छा ये इसकी बात ज़्यादा मानी जाती है, दूसरे वाले की बात नहीं ज़्यादा मानी जाती, राइट, नॉर्मल। मैकेनिकल स्ट्रक्चर या लीडरशिप, यहाँ पर ना मैकेनिकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर वर्ड था, शायद वो हो गया, आई थिंक टाइप नहीं हुआ या कुछ हुआ, राइट। ग्रुप कोहेसिवनेस, सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ग्रुप होता है, ठीक है, जो आपका मतलब क्योंकि आप लोगों के सेम इंटरेस्ट होते हैं, आप सेम तरह से सोचते हो, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से वाइब कर पाते हो, ठीक है, आप तभी फ्रेंड्स बनते हो, राइट। इसमें ये जो ऑप्शन सी है ये आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि ये किसका पार्ट होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। बाकी ए, बी और डी आपका इनफॉर्मल का पार्ट होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, राइट। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर हम अगला यूनिट विच इज़ बैंकिंग उसके क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई भी फीडबैक हो सेशन से रिलेटेड तो आप वो भी बता सकते हो। टिल देन विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी लर्निंग।